नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांक और आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपके करंट अफेयर के सर के साथ क्या G20 के बारे में, कुछ नए एस्पेक्ट्स, कुछ नए डायमेंशन और हम जानेंगे कि आखिर भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और अगर सीरीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और डिमांड करते रहिएगा कि ऐसे ही टॉपिक पे हम नए नए डिस्कशन करते रहे। तो अब देर किस बात की और शुरुआत करते हैं G20 के बारे में। शुरुआत होती है वसुधैव कुटुंबकम की। भारत जो कि एक प्राचीन अर्थव्यवस्था है, एक प्राचीन संस्कृति है और वसुधैव कुटुंबकम की बात कहने वाला दुनिया का इकलौता देश है। वसुधा, पृथ्वी, पूरा पृथ्वी मेरा परिवार है। ये आप इसकी सोच को देखिए कि हम प्राचीन समय से ही कितनी महान सोच के लोग रहे हैं और आज राष्ट्र अपनी उस सांस्कृतिक धरोहर को समझते हुए पूरे विश्व के कल्याण के लिए निकल पड़ा है। तो हम सभी भारतीयों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, बहुत ही प्यारा क्षण है। क्या कहते हैं सर? सर, ये तो बहुत ही हमारे लिए एक प्राचीन व्यवस्था, जो हमारी प्राचीन व्यवस्था है उसके महाउपनिषद से इसको लाया जा रहा है और कहीं ना कहीं वेद और पुराणों की एक समझ जो यही यूरोपीय या जो अंग्रेज लोग थे, जो हमारे संस्कृति को अंधविश्वास बता रहे थे, वो इस चीज को अपना रहे हैं और पृथ्वी को एक माता की तरह, एक माँ की तरह बिल्कुल मान रहे हैं। और एक पूरा विश्व जो टुकड़ों में एक बटा हुआ था, जिसका संदेश हमारे ऋषि मुनि सर पहले दे गए कि ये पूरी फैमिली है, एक घर है, एक साथ मिलकर रही है, वो उस चीज को आज जरूरत है। क्योंकि पूरे विश्व में हम देख रहे हैं युद्ध हो रहा है, कहीं भूखमरी है और अकाल पड़ रहा है। तो उस समय एक दूसरे की सहायता एक परिवार की तरह और बड़ा बढ़िया अगर देखें कि इसका जो मोटो वो क्या, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी पूरा पृथ्वी एक परिवार है, एक ही सबका भविष्य है और वो है मानवता का कल्याण। मैं सही हूँ? बिल्कुल सर। तो जरा G20 पे डिस्कशन करते थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये चीजें क्या हैं और मेरे कुछ प्रश्न हैं। सबसे बड़ी बात है कि G20 को लेकर हम इतना हाइप क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं लगता गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही हाइप कर रही है? सर, इसका एक कारण है कि हमें हाइप थोड़ा करके दिखाना पड़ेगा, जैसा गवर्नमेंट जो दिखता है वो बिकता है। तो बिल्कुल सर, ऐसा कह सकते हैं। और इसका कारण यह है कि विश्व में कहीं ना कहीं भारत को बैकवर्ड करने की कोशिश की जाती है हर बार, हर एक स्टेज पर। जैसा कि हमें अक्सर UN में भी देखने को मिल जाता है। और अगर अभी आज के हमारे विदेश मंत्री जैसे इंटेलेक्चुअल लोग ना हो तो कहीं ना कहीं हमें बैक कर ही दिया जाएगा। तो हमें एक हाइप करके चीज़ों को दिखाने की जरूरत है कि इंडिया जो है G20 का रिसेंटली मेंबर बना और वो आज इसका प्रेसिडेंट है और इसके डेलीगेट्स को इंडिया बुला रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की जो मीटिंग्स, जैसे कल्चरल मीटिंग्स हो, सोशल मीटिंग्स हो, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर मीटिंग्स हो, वो सारी मीटिंग्स को ज़्यादा ऊंचाइयों पर दिखा रहा है कि हम विश्व से कितना आगे निकल चुके हैं और विश्व जो पीछे हमको फॉलो करता हुआ आ रहा है वो अभी भी हमें। अब देखो, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सोचने वाली बात है कि एक्चुअली क्या है कि पूरी दुनिया में जितनी भी ये वर्ड यूज होते हैं, जो भी टैंट्रम्स यूज होते हैं, ये सारी जो विदेशी कंपनीज हैं या जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो सो कॉल्ड डेवलप नेशन हैं, वो करते हैं। हमें थर्ड वर्ल्ड नेशन कहा जाता है इकोनॉमिक्स, अगर आप जानते हो। हम तीसरी दुनिया के देश हैं, पता नहीं इनकी कौन सी तीसरी दुनिया है, मुझे याद तक समझ नहीं आया। तो एक विकासशील देश की अपनी एक जो है वो आकांक्षा होती है कि देखो हम भी नेतृत्व कर सकते हैं। अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में जितने भी मंच हैं, सब ज्यादातर डोमिनेंस किसका है? वो विकसित देशों का है। वो पकड़ के बैठे, उन्होंने अपने काम के लिए सब कुछ बना रखा है, दुनिया भर के ताम झाम उनके अपने आप। भारत के लिए सिर्फ G20 नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है ये दिखाने की कि अगर हम एक बहुत वैश्विक सम्मेलन की तरफ बात करें, दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज की बात करें, तो भारत के अंदर मद्दा है, भारत के अंदर दम है कि वो इन लोगों को बुलाकर इनका लीडरशिप कर सकता है, पूरी दुनिया को बता सकता है। सबसे मजेदार बात है कि जिस कश्मीर को लेकर हल्ला दंगा मचा हुआ था, ये है वो है, वहां पर ले जाके करा दिया, डल झील घुमा दिया, वहां योगा करा दिया और चूं नहीं हुई और बाहर आ गए। ये भारत ने बताया कि देख भाई, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा हमारे हाथ में और हम कर सकते हैं, हमें तुमसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं। और एक बार ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इत्तेफाक रखते हो बताना कि जब कोई राष्ट्र अपनी शक्ति में विश्वास करना शुरू कर देता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे राष्ट्र हो, तो जब हम अपनी शक्ति में विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो वाकई में हम मिराकल कर देते हैं। बिल्कुल सर, बहुत। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कारण ये है ना कि जब ये पूरा तामझाम देखोगे तो इससे पहले आप मुझे बताइए, आपने यहाँ पे जो चीजें बताई हैं, मैक्सिको, चाइना, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, कि केवल 4 ही देशों ने अभी तक, विकासशील देशों ने इसकी प्रेसिडेंसी ली है। इस तरीके की प्रेसिडेंसी अगर मुख्य रूप से देखा जाए कि वो देश जो जिनको पिछड़ा कहा जा रहा है, उनमें से अगर ये देश पहले निकल कर आ रहे हैं ऐसे
जिन्होंने इनकी प्रेसिडेंसी को लिया, और इंडिया इनमें सबसे यूनिक निकल कर आ रहा है अपने आप, क्योंकि इसने इसकी थीम को ही इतना यूनिक बनाया और इसके साथ साथ पूरे विश्व को एक सूची में एक साथ जोड़ने की। और दूसरी बात सर, जैसे आपने कश्मीर का मुद्दा उठाया, तो कश्मीर के मुद्दे में मुझे एक बात याद आती है। मैं अक्सर अपने करंट अफेयर के जो वीडियो डालता हूँ उसमें एक टर्म यूज करता हूँ, आप थोड़ा इस्तेफाक रख लीजिएगा, कि मैं चाइना और पाकिस्तान को चाचा भतीजा कहकर डिनोट करता हूँ। ये जो चाचा भतीजा हैं, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक प्रेशर पड़ा कि जब हमने कश्मीर में ये पूरा मुद्दा उठाया, और इसका एक रीजन हमें अब भी दिखाई देता है कि जब हम कश्मीर में जाकर ये चीजें कर रहे हैं तो पूरे विश्व ने ये एडॉप्ट किया कि हाँ, इंडिया जो है एक एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ उस जगह पर भी अपना काम कर सकता है जहां पर ये जो लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं वो सब फालतू की बात है। पूरे डेलीगेशन को लाके पूरी दुनिया को दिखा दिया, पर सचमुच ये बाजी पलट गई। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि विकासशील देशों को ज्यादा प्रेसिडेंसी मिलनी चाहिए। रीजन क्या है, जरा ध्यान से देखो कि ये जो देश है, भारत की बात करें, चाइना की बात करें, तो दुनिया का हर 5वां 6ठा इंसान हम ही है भाई। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, ब्राजील, ये हमारे पास बड़ी है। और दुनिया की सबसे बड़ी जब आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं भी तो हैं। बिल्कुल सर। ये गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, मातृत्व का स्वास्थ्य, बच्चे का स्वास्थ्य, जो पर कैपिटा एनर्जी अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ भी समस्या हमारी है। और तुम जो है छुटकी से देश हो, तुमने केवल इकोनॉमी पे कब्जा की लिया आपने हिस्टोरिकल कॉलोनाइजेशन की वजह से। तुम हमारी समस्याओं के बारे में बात करोगे, तुम्हें न गरीबी देखनी है, न तुम्हारे यहाँ गंदगी है, न तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी समस्या है। हम सब झेल रहे हैं, टेररिज्म हम झेल रहे हैं। तो भाई हमें ज्यादा हक मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। और सर यहाँ पे वो एक बात मुझे याद आती है जयशंकर जी की, जब यूरोप में कोई भी छोटी प्रॉब्लम होती है तो पूरे विश्व को, जर्मनीज प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट आवर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट द यूरोप्स प्रॉब्लम। बड़ी प्यारी बात कही है, नो डाउट, वो तो बड़ी जबरदस्त बात है। और यस जयशंकर साहब जैसे विदेश मंत्री मिलना भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपके सफर में, और ये समझते हैं कि द ग्रुप ऑफ ये G20 है क्या, हमारी ऑडियंस को ये बताइए आप। सर G20 मेनली जो एक ग्रुप बना, इसके पीछे का एक कारण जो रहा वो यही रहा कि हम विश्व के उन देशों को चुने जो विकास करना चाह रहे हैं लेकिन विकास के दौर में पीछे हट गए। उनको एक जगह लाया जाए, एक मंच पर लाया जाए, उनकी जो एक प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए एक साथ मिलकर। तो उसी यहाँ पर इसको फॉर्म किया गया 1999। अच्छा, किसने फॉर्म किया? सर ये तो एक मंडल बैठा, एक चीजें बैठी। कौन था उसका दादा, कौन था उसका माई बाप, कौन था, किसने शुरुआत की? यही सर कि यूरोपियन जो यूनियन। हाँ, ये हुई ना मजेदार बात। अच्छा, अभी सर बोल रहे थे कि सबके इकोनॉमी को साझा किया जाए, उनको आगे लेकर जाया जाए। लीड किसने किया? यूरोपियंस ने। कहाँ है लीड किया? आप जरा सुनो ध्यान से। अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना कि हमारे पास सबसे बड़ी आबादी है, हम प्रोडक्शन कर नहीं पाते। अच्छा, बात हो गलत तो मुझे बताइएगा भाई, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। तो भाई मुझे बताओ कि भाई गरीबी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ उत्पादन नहीं है, आबादी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ, हम सबसे ज्यादा करेंगे डिमांड। इनके पास आबादी कम हो रही, इनकी आबादी हो रही बूढ़ी, तो इनके यहाँ कंजप्शन हो नहीं सकता, तो इन्हें चाहिए मार्केट। तो बढ़िया दिमाग लगाया कि चलो भाई, सबको बोलते आओ हम लोग एक जो है एक ग्रुप बनाते हैं, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। सहायता वायता बाद में, पहले इनको चाहिए था हमारा मार्केट। ठीक है, हमारा मार्केट चाहिए कि भाई ये लोग आबादी में ज्यादा हैं, हमारा सामान ये खरीद सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जब स्थापना हुई इसके पीछे जो है, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन मेरे से इत्तेफाक रखता है। आपको क्या लगता है, ये पूरी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किया गया, विकासशील देशों को आगे लाने के लिए किया गया? कहीं ना कहीं आपका पॉइंट बिल्कुल सटीक है सर कि उन देशों में जहां आबादी की डिमांड गिरती जा रही है, उनकी अब कोई डिमांड बची नहीं। चाहे ये एशियाई देशों में भी अगर जापान को देखा जाए तो वहां की आबादी गिर गई। यूरोपीय देशों में भी आबादी लगातार गिरती जा रही, बूढ़ी होती जा रही। जब बूढ़े लोग डिमांड करेंगे नहीं तो उनका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? सही बात, यही बात आपने बिल्कुल सर सही ठीक कही। तो मेरा देखो भाई, किसका व्यू सही है? मेरा व्यू है कि भाई ये ग्लोबल हमेशा इन्होंने जितने ऑर्गेनाइजेशन बनाए उसमें ये था कि विकासशील देश गरीब देशों के संसाधनों का दोहन कर सके, उसका शोषण कर सके। सर कहते हैं कि भाई इससे जो है एक साझा मंच बनाया जाएगा जिससे जो है सारी अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी। तो हम दोनों में से त्रिभुवन सर का व्यू आपको ज्यादा सही लगा या मेरा व्यू ज्यादा अच्छा लगा, मुझे बताइएगा। लेकिन सर अगर यहाँ पर ये विकासशील देश अगर लीड करने में इंडिया आएगा लीड करने में, तो कहीं ना कहीं सर आज तक केवल 4 बार लीड करने का मौका मिला विकासशील देशों को।
सर लेकिन अब जैसे एक ऊर्जा एक यूनाइटेड नेशन की स्थापना में हम शामिल थे, आज तक सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट नहीं दी। आज तक भी जैसे ही आते लॉलीपॉप थमा देते, अस्थायी सीट दे देते, मतलब ये लो बेटा अभी 2 साल और वेट करो। तो ये जितने भी मंच बने हैं, मतलब आप सोचो कि अब जाकर बग्गा साहब वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं, इससे पहले कोई भी गैर यूरोपियन कभी भी वर्ल्ड बैंक का, मतलब इन्हें सारी इकोनॉमी आती है, यही पूरी दुनिया के माई बाप हैं। हम तो पता नहीं कौन है, जो हम सिलिकॉन वैली हम चलाते हैं, मेडिकल सिस्टम हम चलाते हैं, ठीक है, सारे जो कंपनियों के सीईओ हम बैठे हैं, लेकिन हम वैश्विक संस्थाएं चलाने के योग्य नहीं है। इनकी ऐसी सोच है, तो जिससे इत्तेफाक रखते हो बता देना। चलिए भाई आगे चलते हैं और समझते हैं कि बेसिकली अभी जो ये प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है उससे क्या हमें जो है वो चीजें जानने को मिलेंगी। सर यही है कि विश्व लेवल पर सबसे पहली बात, जैसे कि अभी तक हमने अपना डिस्कशन किया इसमें, कि विकासशील देशों को सबसे आगे आने का एक मौका, क्योंकि इंडिया एक फेस बन चुका है खासतौर पर डेवलपिंग कंट्री का, कि अगर इंडिया कहीं आगे बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जिनको कभी मौका नहीं मिला, स्थान नहीं दिया गया विश्व स्तर पर, चाहे वो आर्थिक मंच रहा हो, सामाजिक मंच रहा हो, अन्य कोई मंच रहा हो, उनको एक मौका मिलेगा, एक आगे बढ़ने का एक रास्ता खुलेगा। तो मैं इस नजरिए से इसको G20 को देखता हूँ। सबसे बड़ी बात है हमारी ग्लोबल ब्रांडिंग हो रही है, लोग चर्चा में आ रहे हैं, कहते हैं जो चर्चा में लोग उसी पर ध्यान देते हैं, तो हम भी उसी हिसाब से काम करें कि हम अपनी ग्लोबल ब्रांडिंग को डेवलप कर सकते हैं। कुछ और नजरिया आपका ऐसा है जो आप बता सकते हैं इस पे? सर एक तो इकोनॉमिकल जो हमारा एक आर्थिक एस्पेक्ट है वो इसका एक बहुत बड़ा रीजन बनेगा, क्योंकि हम जहाँ 5th पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाया जा रहा है कि इसके बाद हमारे यहाँ एक इन्वेस्टमेंट भी तेजी के साथ बढ़ेगा और हम जो है 3rd नंबर पर ब्रांड इंडिया को हम पूरी दुनिया में सेल आउट कर सकते हैं। मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस मेक इन इंडिया को हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। और इस समय पूरे विश्व में मुझे लगता है कि एक सैन्य शक्ति से ज्यादा किसी देश को अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करना चाहिए और सॉफ्ट पावर करनी चाहिए। सॉफ्ट पावर, तो वही चीज अब यहाँ पर हमें सब देखने को बिल्कुल मिलने वाली है। और कोई इसमें पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे भारत को, और क्या फायदे हो सकते हैं? भारत को एक तो जैसे अभी आर्थिक पर हमने बात की, और दूसरा कि विश्व के अन्य मंच पर भी उसे इसी प्रकार के मौके और मिलेंगे, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है। तो आगे हमें ये देखने को मिल सकता है कि विश्व के जो अन्य मंच हैं उसमें भी इंडिया को एक लीडरशिप दी जाएगी, और उसके भी कई मायनों में हमें फायदे नजर आएंगे। बहुत बढ़िया, यानी कि भारत ये दिखा रहा है कि अब वो बड़े से बड़े वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास, और सबसे बड़ी बात है पूरे विश्व का मीडिया इस पर ध्यान रख रहा है, और भारत अपनी जो पावर है वो पूरी दुनिया को बता सकता है। और लोगों का ध्यान भी जाना शुरू हुआ है कि ये वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्या है। पूरी दुनिया को लगता था कि डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज और ये सारी चीज़ों का जो माई बाप है यूरोप है, ठीक है। अब हमने बताया कि जब तुम छोटे से थे, जब तुम्हारे पास ढंग से पहनने कपड़े नहीं थे, तभी हमने ये सिद्धांत बना के रख लिए थे, ठीक है। और हम अप्लाई किया करते थे, हम कहते थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी हम सभी के सुखी और निरोगी होने की कामना किया करते थे। चलिए, लग रहा है कि कुछ अच्छा, अरे बाप रे ये क्या आ गया, आप कोई बैच वैच भी लेकर आ रहे हैं? ये सर ये आधारशिला बैच, हाँ, नाम भी बड़ा सोच कर निकाला है, आधारशिला। कि मतलब एग्जाम में क्या होता है कि बच्चे बैठ तो जाते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि करंट अफेयर्स हम पढ़ के गए, क्यों? क्योंकि वो देख लेते हैं इधर उधर की वीडियो, एक्सप्लेनेशन देख लिया हमने, एनालिसिस देख लिया, लेकिन उनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये उनको पता है, उनका आधार ही नहीं बन पाता है प्रश्न बनेंगे कैसे। बिल्कुल। तो यहाँ मैंने आधारशिला नाम ही इसको दिया कि करंट अफेयर्स। और ऐसा क्या इसमें पढ़ाएंगे आप करंट अफेयर्स में? ऐसा नहीं कि बस टॉपिक को पढ़ा दिया, एनालाइज कर दिया, तो ये तो सबकी तरह मैंने भी कर दिया। मैं कुछ यूनिक क्या दे रहा हूँ, मैं कुछ यूनिक ये दे रहा हूँ सर कि हर एक उस टॉपिक के साथ उससे क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, उस क्वेश्चन को बकायदा फ्रेम करके उनको दे रहा हूँ, और उसके साथ डिस्कशन भी साथ में कर रहा हूँ। और आज ही मैंने सर डेमो क्लास उसका लिया है, देखा है। और पहले 100 छात्रों के लिए 399। तो मुझे लगता है कि ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि इस बार के प्रीलिम्स में दिखा दिया यूपीएससी ने कि वो बहुत दूर तक जा रहा है, और अगर आप स्टैटोडायनामिक वे में पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो यूपीएससी में प्रीलिम निकालना भी आपके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और दोस्तों, आप जान ही रहे हैं कि अगली अगर हम चीज़, अरे बाप रे आपका जहाज उड़ गया सर, ठीक है। तो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आपकी क्लासरूम, हमारी गुरुकुल की क्लासरूम कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में बताना कि गुरुकुल की क्लासरूम कैसी लग रही है। और ये एक जो इनोवेशन हमने किया है, मैं यहाँ इसमें जो है आप लोग कमेंट कीजिए अच्छे से, क्यों? क्योंकि ये जो आप क्लासरूम देख रहे हैं ना, इसकी एक एक चीज जो है हमारे उजांग सर ने अपने हाथों से सजाई। इसमें इनका जो एक मेहनत लगी है उसमें हम लोगों को साइड में रखा है इन्होंने,
कहा है कि आप लोग जो है अपना काम कीजिए, आप लोग अपने रिलैक्स फॉर्म में रहिए, जो करूंगा मैं करूंगा। सर की जो मेहनत इसमें लगी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, और यहाँ पर जरूर आइए, और जब आप आएंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ जो गुरुकुल का एक फॉर्म, गुरुकुल भी सर ने जो सोचा है, वो जो शब्द है वो ये नहीं कि आज के नए दौर की कहानी है, ये भारत के प्राचीन उस शिक्षा पद्धति की कहानी है जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया। भारत को विश्व, दुनिया भर के लोग जहां हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, आज वो समय आ गया है कि हमारी शिक्षा पद्धति से वो गुरुकुल पद्धति गायब हो गई। तो सर का जो एक सोच था, उसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप सभी लोग एक बार जोरदार कमेंट करेंगे, और सर को मेरी तरफ से भी थैंक यू, अपनी तरफ से भी एक बार थैंक यू। हाँ, मेहनत तो लगी, लेकिन हाँ एक ड्रीम था कि इस तरह से एक आदर्श क्लासरूम होनी चाहिए, एक कैंपस होना चाहिए, और आप लोगों के प्यार की वजह से आज हम वो कैंपस बना पाए हैं। वही हरा भरा वातावरण, और बड़ा आश्चर्य, आज मैंने अपने बच्चों को एक कंपटीशन दिया कि जहाँ हमारी क्लासरूम की खिड़की से चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, तो यहाँ मोर बैठता है। तो मैंने कहा जो मोर की वीडियो कैप्चर करेगा उसको मेरी तरफ से प्राइज़ है। तो ये भी बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि आप एक कल्पना करिए कि IAS की क्लास में बैठे हैं और आपकी खिड़की के आसपास मोर बैठा है, चिड़ियों की आवाज़, एकदम गुरुकुल की तरह जो है आह्लादित करने वाला वातावरण आप सभी का स्वागत कर रहा है। बिल्कुल ग्रीन, बरगद के पेड़, ध्यान लगाने की जगह, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। और सर एक अनाउंसमेंट और कर दिया, स्कॉलरशिप टेस्ट। हाँ जी, स्कॉलरशिप टेस्ट गुरुकुल के लिए शुरू हो गया। कई लोगों ने कहा कि हमें फीस में डिस्काउंट चाहिए, 50,000 रुपए तक का फीस में डिस्काउंट है। संडे को होने जा रहा है, दिन में 1 बजे 6 अगस्त को। उजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर उसमें ज्वाइन करिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे हमारे जो बच्चे हैं जिनको डिस्काउंट और चाहिए गुरुकुल के 3.0 बैच में, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करूंगा कि अब जुड़े रहेंगे और ये डिबेट कैसी लगी बताएंगे, और RFR के साथ अभी नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। 10 अगस्त से आपके प्रीलिम्स का डर हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत